हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट द CAIIB एग्जामिनेशन ऑफ 2025 एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन द एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2025। यहाँ पर हम उसी पर फोकस करने वाले हैं क्योंकि अगर मैं बात करूं जो एग्जाम जून 2025 में होने वाला है उसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो फोकस रहेगा हमारा वो नवंबर दिसंबर का एग्जामिनेशन होने वाला है और यहाँ पर आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू CAIIB एग्जामिनेशन। तो आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना हो या शायद ना भी सुना हो, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियर और टू प्रिपेयर अबाउट द CAIIB एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए, एग्जाम डेट्स क्या हैं, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा आपको नवंबर दिसंबर एग्जाम के लिए, पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर क्या होता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स में कितने मॉड्यूल्स होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या हैं, डिटेल्ड सिलेबस क्या है और उसमें बेनिफिट्स क्या हैं, साथ ही साथ यहाँ पे टाइम लिमिट कितनी मिलती है, यहाँ पे मीडियम क्या होता है, इंग्लिश या हिंदी। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो कहने का मतलब है ये आपके लिए एक प्रकार से एक ऐसा गाइड बुक है जो आपको CAIIB एग्जाम में पूरी तरीके से हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो एलिजिबिलिटी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको IIBF का मेंबर होना जरूरी है, विच मींस अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको यहां पर बैंकर होना जरूरी है। ठीक है, इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू बी द बैंकर हियर एंड बैंकर होने के साथ साथ आपको JAIIB एग्जाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर आपने JAIIB एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो आप CAIIB एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो अगर आपने JAIIB एग्जाम क्लियर कर लिया है गाइस, तो यहाँ पर आप नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट में यहाँ पर अपना एग्जाम जो है वो देकर इससे CAIIB क्वालिफाई कर सकते हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर इन दिस वीडियो। सेकेंड इज रजिस्ट्रेशन। क्या है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है गाइस? आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन जून में होने वाला है, ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में होने वाला है वहां पर उसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या रहेगी। तो उसकी रजिस्ट्रेशन डेट रहने वाली यहाँ पे 2 सितंबर 25 से 8 सितंबर 25 नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस के साथ। उसके बाद अगर आप इस पीरियड में आपने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो फिर आपको 9 सितंबर से 15 सितंबर का एक और विंडो मिल जाएगा जहां पर नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस के साथ साथ आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सपोज अगर आप ये वाला साइकिल भी, ये वाला विंडो भी आप मिस कर देते हैं तो लास्ट विंडो आपको मिलेगा 16 सितंबर 25 से 22 सितंबर 25 और यहाँ पे नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस के साथ आपको 200 रुपीज यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। सो ये है आपकी रजिस्ट्रेशन जो डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली है नवंबर दिसंबर में जो आपके एग्जाम होंगे, जो नवंबर दिसंबर का जो अटेम्प्ट होने वाला है CAIIB एग्जाम का। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो बेसिकली 30/11/2025 है वहां पर आपका पेपर होगा ABM का, दैट इज एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट। उसके बाद 7 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। देन 13 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एंड देन 14 दिसंबर 2025 को आपका जो एग्जाम होगा वो होगा बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉस। तो ये तो आपके जो 4 कंपलसरी पेपर्स हो गए। उसके बाद आपका एक पेपर इलेक्टिव भी होता है यहाँ पर, तो वहां पर उसका जो एग्जाम होगा वो 21 दिसंबर 2025 होगा। इनमें से कोई एक भी इलेक्टिव आपको यहाँ पर चूज करना है इन 5 में से, दैट इज रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग। तो इन 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से आपको एक सब्जेक्ट कोई भी चूज करना है और उस सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो 21 दिसंबर 2025 को यहां पर होगा। फर्दर बात करें यहाँ पर फीस की, तो फीस में यहाँ पे आपको सबसे पहली बात पता है कि यहाँ पर जैसा जैब का क्राइटेरिया होता है कि आपको यहाँ पे 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और 3 इयर्स मिलते हैं। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से CAIIB में भी सेम ही पैटर्न है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की बात करें, जो पहला अटेम्प्ट है वहां पर एग्जामिनेशन फीस है आपकी 5000 रुपीज। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट के लिए 1300, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के लिए भी सेम है यहाँ पर 1300 प्लस GST जो है वो अलग से यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा।
पासिंग क्राइटेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप यहाँ पर पास हो सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। सो यहाँ पर आपको मिनिमम मार्क्स जो है वो लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है, 50 आउट ऑफ 100। तो मिनिमम आपको 50 आउट ऑफ 100 तो यहाँ पर स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे 45 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, लेकिन आपका एग्रीगेट जो है, आपका जो एग्रीगेट है वो 50% बन रहा है टोटल, मतलब 200 का 50%, मतलब 200 मार्क्स आपके बन रहे हैं आउट ऑफ 400, ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पे कंपलसरी पेपर्स हैं और किसी सब्जेक्ट में आपने 45 मार्क्स भी लेकर आए हैं, मिनिमम 45 मार्क्स लाने हैं। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे चीजें प्लान करनी है कि आपके मिनिमम 45 मार्क्स रहें हर कंपोनेंट में, लेकिन उनका एग्रीगेट जो है वो यहाँ पे 50% ऑफ द टोटल मार्क्स होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर CAIIB एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेंगे। फर्दर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, दैट कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रिटेन क्रेडिट्स फॉर द सब्जेक्ट दे हैव पास्ड इन एन अटेम्प्ट टिल द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। तो हो सकता है कई बार क्या होता है कि हम चारों पेपर्स हो सकता है क्वालिफाई ना कर पाए, हो सकता है आप पहले अटेम्प्ट में एक ही पेपर क्वालिफाई कर पाए। तो अगर आपने एक पेपर भी क्वालिफाई कर लिया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो अगले नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको उस पेपर को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपके पास क्रेडिट रहेगा। लेकिन उस क्रेडिट की वैलिडिटी कब तक रहेगी, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, दैट इज 5 अटेम्प्ट्स और 3 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो आपका तब तक वो जो क्रेडिट है वो आपका यहाँ पर वैलिड रहेगा। अगर आपने उस ड्यूरेशन में 5 अटेम्प्ट से 3 इयर्स में एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया, देन इन दैट केस क्या होगा, उस केस में फिर आपका जो क्रेडिट यहाँ पर मिला था वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, और उसके बाद आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एंड वापस से आपको सारे पेपर्स देने पड़ेंगे। बट आई थिंक 3 इयर्स 5 अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। बात करें टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैंडिडेट विल बी गिवन 5 अटेम्प्ट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम बट विथ अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो 5 अटेम्प्ट्स मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक जून के मंथ में लगभग और एक नवंबर दिसंबर के मंथ में। तो यहां पर मतलब 3 इयर्स में 6 अटेम्प्ट्स हो गए, तो यहां पे 5 अटेम्प्ट्स या 3 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से आपने जो पहले फिनिश कर दिया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वहां पर एक्सपायर हो जाएगा। आपको इसी पीरियड में पूरा जो पेपर है वो क्लियर करना है, अदरवाइज आपको फिर री एनरोल करना पड़ेगा खुद को एंड वापस से आपको सारे पेपर्स देने पड़ेंगे। सो दिस इज मेंशन आल्सो इन द सेकंड यू कैन से पॉइंट, दैट इज कैंडिडेट्स अनेबल to pass the required examination with the maximum stipulated time will be required to enroll themselves afresh. Such candidates will not be granted credits for subjects passed if any earlier. तो अगर आपने पिछले रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी में अगर कोई कंपोनेंट आपने क्लियर किया था, उसका क्रेडिट था आपके पास, तो उसे आप फर्दर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर आपने उस रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी के साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो, ठीक है। मतलब अगर आपने 5 अटेम्प्ट्स या 3 इयर्स के अंदर विच एवर इज अर्लियर इसमें आपने CAIIB का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, तो आप फर्दर जो क्रेडिट आपको मिला था वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा एंड देन यू हैव टू अपीयर फॉर ऑल द कंपोनेंट्स अगेन in the fresh registration. For the time limit of 3 years or 5 attempts, whichever is earlier, will start from the date of registration for the first attempt. Attempts will be counted when he/she applies for the examination, irrespective of whether the candidate appears for any examination or not. तो जो यहाँ पे टाइम लिमिट की हम बात कर रहे हैं 3 इयर्स या 5 अटेम्प्ट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे कब से स्टार्ट होगा, जब आप पहले अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर करेंगे तब से ये जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अटेम्प्ट्स कैसे काउंट होंगे, अगर आपने अप्लाई किया है एग्जाम के लिए तो यहाँ पर अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एग्जाम दिया नहीं था, आपने सिर्फ यहाँ पे अप्लाई किया था, आपने अप्लाई किया है, सो दैट विल बी काउंटेड कि आपने यहाँ पर बेसिकली अटेम्प्ट दिया, ठीक है, तो आपका अटेम्प्ट वहां पे काउंट हो जाएगा, राइट। फर्दर बात करें मीडियम ऑफ एग्जाम की, तो क्या एग्जाम का मीडियम हो सकता है, जो कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश and should clearly fill in their choice of medium at the time of registration of application. जब भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ पर आप सबमिट कर रहे होंगे, तब वहां पर आपको चूज करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको जो एग्जाम है वो कौन से मीडियम में देना है, हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। एक बार आपने जो भी सेलेक्ट कर लिया बाद में उसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ही केयरफुल होकर आपको उसे सेलेक्ट करना है कि आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में। बट द गुड थिंग इज कि यहाँ पे दोनों ही मीडियम अवेलेबल है आपके लिए, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं भी है तो आप हिंदी मीडियम में भी एग्जाम यहां पर दे सकते हैं। बात करूं मैं पैटर्न और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम की, तो क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, ठीक है। तो यहां पर 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे।
100 मार्क्स के जो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने होंगे। देयर में भी सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे कैप सब्जेक्ट्स में, वेयर नो ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, वो आपको खुद ही अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। और वो बेसिकली एमसीक्यू पैटर्न में भी नहीं होंगे, उसका आंसर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका आंसर आपको यहाँ पे कंप्यूट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में ही होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन गलत होने पर कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी। फर्दर ड्यूरेशन की बात करें तो हर पेपर जो है वो 2 आवर्स का होने वाला है, ठीक है। जो भी पेपर्स हमने देखे हैं, कंपलसरी पेपर और हमारा इलेक्टिव पेपर जो होगा वो आपका 2 आवर्स ईच का होगा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि करंट डेवलपमेंट्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। करंट डेवलपमेंट्स पूछा जाता है, मान लीजिए कोई करंट डेवलपमेंट आपका मई 2025 में हो रहा है, ठीक है, बट वही करंट डेवलपमेंट में कुछ फर्दर चेंजेस आए हैं इन द मंथ ऑफ यू कैन से जुलाई। तो इसमें आप किस तरीके से उसे प्रिपेयर करेंगे, आप पहले वाला प्रिपेयर करेंगे या बाद वाला प्रिपेयर करेंगे, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है बाय द आईआईबीएफ। उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो भी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होंगे बिटवीन मार्च से लेके अगस्त 2024 तक, ये 2024 के हिसाब से मेंशन्ड है, 2025 में भी एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 31 दिसंबर 2023 रहेगी। मतलब जो करंट डेवलपमेंट्स हैं वो 31 दिसंबर 2023 के बाद के नहीं पूछे जाएंगे कौन से एग्जाम में, जो एग्जाम मार्च से अगस्त 2024 के बीच में हो रहा है। सिमिलरली जो एग्जाम यहाँ पे सितंबर 24 से लेके फरवरी 25 के बीच में हो रहा है, वहां पर 30 जून 2024 तक के करंट डेवलपमेंट्स पूछे जाएंगे, उसके बाद के करंट डेवलपमेंट्स नहीं पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक काफी रिलैक्सिंग मोमेंट है आपके लिए, अदरवाइज आपको पूरे करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते, पूरे करंट डेवलपमेंट्स पढ़ने पड़ते। तो यहाँ पे क्लियरली जो कट ऑफ डेट है वो मेंशन की हुई है, जो आपकी चीजों को काफी यहाँ पे आसान बना देता है। बात करें सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि सिलेबस क्या है गाइस, तो सिलेबस बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए यहाँ पर। तो यहाँ पे 4 कंपलसरी कंपोनेंट्स है। नंबर फर्स्ट इज एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, यहाँ पे 4 मॉड्यूल्स होते हैं, हर कंपोनेंट में 4 मॉड्यूल्स हैं। तो यहाँ पर मॉड्यूल नंबर ए है स्टैटिस्टिक्स, मॉड्यूल बी इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मॉड्यूल सी इज द क्रेडिट मैनेजमेंट, मॉड्यूल डी इज कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बात करें सेकंड पेपर की, दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहां पर भी 4 मॉड्यूल्स हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग, मॉड्यूल नंबर बी इज रिस्क मैनेजमेंट, मॉड्यूल सी इज ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड मॉड्यूल डी इज बैलेंस शीट मैनेजमेंट। बात करें थर्ड पेपर की, दैट इज एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहां पर जो 4 मॉड्यूल्स हैं वो है मॉड्यूल ए द मैनेजमेंट प्रोसेस, मॉड्यूल बी एडवांस्ड कंसेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉड्यूल सी वैल्यूएशन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मॉड्यूल डी है इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस एंड मॉड्यूल लास्ट वाला जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉज, जिसको हम BRBL बोलते हैं। यहां पर जो 4 मॉड्यूल्स हैं, इसमें मॉड्यूल ए है रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस, देन मॉड्यूल बी है इंपॉर्टेंट एक्ट्स लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस पार्ट ए, देन मॉड्यूल सी इज इंपॉर्टेंट एक्ट्स लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस पार्ट बी, ठीक है। देन लास्ट मॉड्यूल इज कमर्शियल एंड अदर लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशन, राइट। तो ये जो हमने देखा है बेसिकली ये हमारे कंपलसरी पेपर हैं। जो हमारे इलेक्टिव पेपर्स हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, जो 5 इलेक्टिव पेपर्स थे उनमें से कोई भी एक चूज करना है आपको और फिर आपका एग्जाम उसका यहाँ पर होगा, राइट। नाउ सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसकी सर बेनिफिट्स क्या है। आपने CAIIB एग्जाम दिया, आपने उसे क्वालिफाई भी कर लिया, तो उसके बेनिफिट्स यहाँ पर क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पर बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आपने CAIIB एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो आपको 2 इंक्रीमेंट्स जो हैं, 2 इंक्रीमेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे आफ्टर क्लियरिंग CAIIB एग्जामिनेशन। और उसके बाद अगर मैं बात करूं JAIIB एग्जाम, तो आपने ऑब्वियसली क्वालिफाई किया है तभी आप CAIIB के बारे में देख रहे हैं। तो JAIIB आप जब क्वालिफाई करते हो तो आपको 1 इंक्रीमेंट मिलता है, और जब आप CAIIB क्वालिफाई करते हो तो आपको 2 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। मतलब यहाँ पे टोटल आपको 3 इंक्रीमेंट्स मिल जाते हैं, और साथ में जो आपका एक रेगुलर इंक्रीमेंट जो आपको ईयरली इंक्रीमेंट्स मिलता है वो तो चलेगा ही साथ में, विच मींस टोटल 4 इंक्रीमेंट्स, ठीक है। टोटल 4, एक रेगुलर हो गया एंड एक JAIIB के बाद हो गया एंड 2 उसके बाद CAIIB का यहाँ पर क्वालिफाई करने के बाद आपके इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट्स है, एक काफी यू कैन से एक
ग्रोथ देखने मिलती है आपको अपने बेसिक में, और जब बेसिक यहाँ पर बढ़ता है तो उसके हिसाब से आपका डीए भी बढ़ता है, उसके हिसाब से एचआरए भी बढ़ता है, उसके हिसाब से अदर अलाउंसेस भी बढ़ते हैं। मतलब एक काफी अच्छा फिगर जो है वो आपका रेडी हो जाता है यहाँ पर। देन यहाँ पर बात करें आपके जब भी प्रमोशनल इंटरव्यूज होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी बेनिफिट्स, जब भी आपके प्रमोशनल इंटरव्यूज होते हैं, जब भी आप यहाँ पे प्रमोशनल एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो डेफिनेटली एक काफी अच्छा वेटेज रहता है उन लोगों का जिन लोगों के पास CAIIB सर्टिफिकेशन है, जिन्होंने CAIIB एग्जाम को क्वालिफाई किया। मतलब एक एज आपके पास रहता है, ठीक है, एक एज आपके पास ऑलवेज ही रहता है जब आप यहाँ पे किसी प्रमोशनल इंटरव्यूज में अपीयर होते हैं तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक्सेस टू टेक्निकल नॉलेज। आपने देखा अगर हम बात करें CAIIB एग्जाम का तो काफी इन डेप्थ में एग्जाम होता है, लेकिन आपने उसे क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पर काफी अच्छी टेक्निकल नॉलेज होगी जो डेफिनेटली आपके डोमेन में आपको एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगी, और वो एक्सपर्टीज होने की वजह से आप डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छा एक्सपोजर आपको मिल सकता है, नॉट ओनली इन द यू कैन से पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रादर इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है, यहां पर सिर्फ प्रमोशन के लिए बेनिफिट्स नहीं है, बल्कि आपको टेक्निकल नॉलेज होगा, सारे सब्जेक्ट्स में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू बिकम एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन। और जब आप किसी चीज के एक्सपर्ट बनते हैं तो डेफिनेटली वो आपके पे स्केल में रिफ्लेक्ट होता ही होता है। सो गाइज दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द CAIIB एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। आई होप जो चीजें हमने डिस्कस किया वो आपके लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी मेजर चीजें हमने डिस्कस की हैं जो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इस एग्जाम को यहाँ पर क्लियर करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हम बहुत सारी वीडियोज के साथ आएंगे भी फ्यूचर में, तो यहाँ पर हम डिटेल्ड सिलेबस, डिकोडेड सिलेबस, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक यहाँ पे गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल करिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो, या आप हमसे चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई वीडियो यहाँ पे लेकर आए, कोई इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करें। सो वो यहाँ पर आप अपना आइडियाज भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अपने पेन पॉइंट्स और क्वेरीज भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, वो डेफिनेटली उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। सो दिस इज ऑल गाइज विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइज। एंड ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, यहाँ पे आप ये जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने के बाद आप डेफिनेटली मुझसे टच में रहेंगे। सो वॉट एवर डाउट्स, वॉट एवर क्वेरीज यू हैव, वो आपकी यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइज।